हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो ये पीवाईक्यू सीरीज का 4th लेक्चर है और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी पीवाईक्यूज है अच्छे अच्छे सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन AIEEE 2002 में पूछा गया है, जो एक बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है और इस पर आगे भी PMT में AIEEE में रिपीट भी किया है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है, इसी पर बात किया गया है। कहा जा रहा है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज। तो बगैर सोचे समझे डायरेक्ट क्लिक करो और क्या करना है मैं करके दिखला दे रहा हूं होता क्या कैसे है। तो यहां से आप प्रोजेक्ट करो यू से, ये आपका थीटा, और जब आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो कुछ इस तरह से वो मूव कर जाता है, राइट। तो इसके मैक्सिमम हाइट पर अगर हम बात करें तो यू एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, यू कॉस थीटा। ये हमारा आंसर कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम बहुत ही इजी वे में आप इसको बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है फिर AIEEE 2012 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है अ बॉय कैन थ्रू अ स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट 10 मीटर। यानी कि एक लड़का है, वो एक स्टोन को फेंकता है कितना दूर तक, v इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू कितना 10 मीटर। मतलब टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुंचेगा तो v 0 डेफिनेटली v 0 होगा, तभी तो हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे। जैसे कि हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो आप कहते हो ना ऊपर जाकर के कुछ देर के लिए वो रुकता है, कुछ क्षण के लिए रुकता है, कुछ पल के लिए रुकता है और फिर वो वापस आता है। तो जब वो रुका तब हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे। इतना कुछ हुआ। The maximum horizontal distance that the boy can throw the same stone up to। अब कहा जा रहा है कि वही लड़का उसको उठा करके ऐसे फेंकेगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट कि आपको अगर आर मैक्स चाहिए तो हमारा थीटा कितना होना चाहिए, डेफिनेटली 45। तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो हमें ये बताना है रेंज, लेकिन हम तभी ये बता पाएंगे जब हमें यू पता हो। तो हम यहां से निकाल लेते हैं यू। तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि टाइम तो है नहीं तो तीसरा इक्वेशन ही लगाओगे आप। फाइनली v0 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यानी u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। 2 आपका 2g10 और हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर। तो ये कितना हो गया 200 मीटर पर सेकंड, अंडर रूट 200 मीटर पर सेकंड। इसको यहां पर पुट करो तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी 200 डिवाइडेड बाय 10 कट जाएगा एंड कितना आ जाएगा 20 मीटर। वो कितना दूर तक उसको फेंकेगा नीचे, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो कितना होगा 20 मीटर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि AIPMT 2002 में पूछा है, जेई 2003 उड़ीसा जेई में पूछा है। कहा जा रहा है पार्टिकल A is dropped from a height and another particle B is thrown horizontal direction with speed 5 meter per second from the same height. The correct statement is। तो सपोज करो यहाँ से इस हाइट से किसी पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हो कुछ यू से, सॉरी ड्रॉप किया जा रहा तो u इज इक्वल टू से आप ड्रॉप करते हो और दूसरे को आप इधर प्रोजेक्ट करते हो u से कुछ 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो डायरेक्टली नीचे गिरेगा, ठीक ना। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या होगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा और यहां पर ये आकर के कहीं लैंड करेगा। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, with speed 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सेम हाइट। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है फिर देखना है क्या हो रहा है। बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों पार्टिकल सेम टाइम पर गिरेगा। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा 2h/g और इसका भी आपका t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। बहुत ही फेमस इक्वेशन, आप v इज इक्वल टू यू प्लस gt से निकाल सकते हो, ठीक ना। तो यहां से आप ये कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों का जो टाइम पीरियड आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा देखते हैं, बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड विद सेम स्पीड। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि ये आएगा तो डायरेक्ट ये v से टकराएगा और v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं gt के बराबर होगा। लेकिन ये जब यहां पर आएगा तो इसके पास ux भी रहेगा और uy भी रहेगा, मतलब Vx भी रहेगा और Vy भी रहेगा। तो इसका रिजल्टेंट कुछ और होगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। पार्टिकल A विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू द, नहीं दोनों सेम। पार्टिकल B नहीं, ये भी नहीं। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना है दोनों ही केस में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद सेम स्पीड v, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड। देखो एक मशीन गन टाइप का चीज ले लो और वहां से चारों तरफ बुलेट निकल रहा है, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम एरिया वो कितना कवर करेगा, यानी रेंज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम। आप इसको ऐसे समझो, फुलझड़ी समझते हो, फुलझड़ी, तो फुलझड़ी में आग लगा दो, वो चारों तरफ से, है ना, तो कितना एरिया वो कवर करेगा इसके बारे में बात हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ एरिया है,
ठीक है, और यहां से हमारा प्रोजेक्टाइल है, तो ये प्रोजेक्ट हो रहा है, ये ऐसे कुछ गया, यहां से कुछ ऐसे गया, और ये कुछ एरिया इसने कवर किया, कुछ फील आ रहा है, कुछ इस तरह से एरिया इसने कवर किया। तो यही वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है कि इसने कितना एरिया टोटल कवर किया होगा। तो एरिया इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। सवाल उठता है कि सर ये आर कितना होगा, तो देखना है गौर से, इसका जो रेंज होगा है ना, और इसका जो रेंज होगा वो कहा गया मैक्सिमम लेना है, तो आर इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्स तो इतना ही होता है ना 45 पर, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, तो आप क्या लिखोगे, पाई एंड यू स्क्वायर अपॉन जी का होल स्क्वायर, यानी पाई यू पे पावर कितना 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात। AIEEE 2011 में पूछा है, पहले उसे MP प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 2007 में पूछा था, तो जेईई मेन में फिर से नीट में कभी भी रिपीट किया जा सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है CBSE PMT 2012 में पूछा गया है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, यानी R इज इक्वल टू एच, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये तो सबको ऑलमोस्ट याद ही रहता है, लेकिन मैं इसको निकाल दे रहा हूं, तो आप क्या करोगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या क्या, यू स्क्वायर एक जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इस 2 को इधर भेज दो तो 4, और इस कॉस को इधर भेज दो तो टेन थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स कितना 4। ये इस एंगल पर ये दोनों सेम होगा, कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैक्सिमम लोगों को याद भी रहता है, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे जाते हैं। गैलीलियो writes that the angle of projection of a projectile at 45 plus theta and 45 minus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio, ये भी बहुत फेमस है, सबको याद रहता है, लेकिन आप निकाल लो। तो R, अगर R की बात करूं मैं, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है। अब इस पर आप पुट करो, रेंज हम लोग पहला निकालते हैं 45 प्लस थीटा, कितना 45 प्लस थीटा, तो R 45 प्लस थीटा यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी, देखो तो ये कितना हो गया यू स्क्वायर, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन 90 प्लस 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो तो यू स्क्वायर थोड़ा सा ट्रिगो यूज करता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 2 थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है, तो जी इतना कुछ आया, यानी R 45 प्लस थीटा हमारा कुछ ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरा देखता हूं दूसरा हमारा क्या आ रहा है, तो दूसरा केस है R 45 माइनस थीटा, कितना 45 माइनस थीटा, सेम प्रोसेस, यू स्क्वायर साइन 2 आप क्या लिखोगे 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी, देखिए तो यू स्क्वायर साइन ये 90 अब माइनस 2 थीटा अपॉन जी, अब देखो तो ये यू स्क्वायर और साइन 90 पर चेंज हो जाएगा, यानी cos 2 थीटा, राइट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन cos 2 थीटा अपॉन जी एंड यू स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन जी, तो दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकाला 45 प्लस थीटा रहे या R 45 माइनस थीटा रहे, दोनों ही केस में हमारा रेंज क्या होगा 1/1 सेम रहने वाला, कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, जो कि कई बार पूछा है, एम्स में पूछा है, AIPMT में पूछा है, DPMT में पता नहीं कितना कितना बार पूछा है, फिर आगे भी रिपीट किया जा सकता है। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, यानी R इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो थीटा कितना सबको पता है, कितना 45 पर ये होता है, और इसको कई तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। एक तो ऐसे जनरली देख ले, तो अगर आपको इसको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो और आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा। 8 नंबर में कहा जा रहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है, टू दी हॉरिजॉन्टल। तो एक बॉल है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया कितने पर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा और आकर के गिर जाएगा। लेकिन इसकी जो शुरू में काइनेटिक एनर्जी है, ये यूनिक चीज है, वो ई दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट
ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, यानी कि जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ये इस पॉइंट पर, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी होगी। तो आप कहोगे सर वही हाफ एम वी स्क्वायर होना चाहिए, तो वी कौन सा है इस पॉइंट पर, तो यहां पर वी कैसा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, सही है, ये इतना ही होता है, तो हम लोग पुट कर लेते हैं, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस कितना 45, सही है, तो u cos 45 कितना 1/√2, यानी कि u बाय √2 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल के पास अभी स्पीड होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम तो वही रहेगा और वी स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2, इसका जो स्क्वायर होगा √2 खत्म हो जाएगा ना, √2 खत्म हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2, तो अब आप लिख सकते हो हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1/2, और ये वाला जो एनर्जी, ये वाला जो है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो E/2, E/2 कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इसको सीबीएसई पीएमटी में पूछा है 2 बार, फिर AIRRRE पूछा है, और फिर इस तरह से पूछा जा रहा है, वेस्ट बंगाल वगैरह में भी पूछा है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे, फिर ये रिपीट किया जा सकता है। अच्छा 2 बार और पूछा है सीबीएसई पीएमटी में भी और जेईई में भी, वहां पर ये चीज वैल्यू कैसे दिया हुआ था 0.5 करके, 0.5 E, ठीक ना, तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा था, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको सीबीएसई पीएमटी 2011 में पूछा है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो ये भी एक नया चीज हो गया, नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल है ऐसा कुछ, ठीक ना, जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हो तब आपको यहां से वो देखने में कैसा लगेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ये आपका h, और ये वाला कितना r/2 होगा, और कहा जा रहा है 45 पर, तो h और r के बीच में रिलेशन था, r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h, यही था ना, यानी कि हम h इज इक्वल टू लिख सकते हैं r/4, तो बगैर कुछ किए आप डायरेक्ट यहां से काम कर सकते हो, यू नो tan थीटा इज इक्वल टू, मैं अल्फा लिया था ना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या करोगे p/b, यानी h/r/2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी r/4 डिवाइडेड बाय r/2, यानी कि आप लिख सकते हो r/4 इंटू 2/r, r से r कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 1/2, यानी कि फाइनली लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना 1/2, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आ रहा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं रहेगा, याद तो रहना ही चाहिए, बहुत ही मतलब यूजफुल रिलेशन है, और अगर याद नहीं रहा तो 45 आप पुट करोगे, h का वैल्यू लिखोगे, r का वैल्यू लिखोगे, r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, बाकी वैल्यू पुट करके आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि नीट 2013 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इतना, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, मतलब फाइनली कितना होगा। देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब हम प्रोजेक्टाइल शुरू करते हैं तो इस पर चर्चा करते हैं कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एक पैराबोलिक पाथ पर मूव करके, ये पॉइंट ए है और यहाँ पर आपका बी है, वो कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा। जब ये चलना शुरू करेगा तो इसके पास 2 कंपोनेंट, एक यू एक्स, दूसरा यू वाई, वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, ये यहाँ पर आएगा, यू एक्स सेम रहेगा बट यू वाई थोड़ा छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ यू एक्स रहेगा, यू आई क्या हो जाएगा 0, फिर वो इस पॉइंट पर आएगा तो यू एक्स तो सेम रहेगा बट यू आई आ जाएगा, लेकिन किधर, निगेटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली जब वो इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उसके पास यू एक्स रहेगा और यू आई भी होगा, लेकिन किधर होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। यानी कि जब हम प्रोजेक्ट किए थे 2i प्लस 3j, तो i तो सेम रहेगा लेकिन 3j क्या हो जाएगा, -3j हो जाएगा। कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक ना, नीचे की तरफ आ जाएगा, -j एक्सिस, नीचे का मतलब -j एक्सिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो ये भी सीबीएसई पीएमटी 2011 में पूछा गया। अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी r इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, u स्क्वायर अपॉन g, मैक्सिमम रेंज, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो पुट कर दो ना, तो रेंज पूछ रहा है, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 ले लो, कट जाएगा कितना 40 मीटर पर मिसाइल लैंड कर जाएगा। मतलब लगता है कि जो
मिसाइल वगैरह यूज कर रहा है, कमांडर वगैरह, बेचारे को फिजिक्स नहीं आता है। 40 मीटर पर कौन मिसाइल लॉन्च करता है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो डिफेंस में हो या मार्केटिंग का बंदा हो, कहीं भी हो, हर जगह फिजिक्स के बगैर काम चलने वाला है नहीं। चलो ये क्वेश्चन देखो, सीबीएसई पीएमटी 2000 में पूछा है और फिर जिपमर वगैरह में पूछा है। इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन विथ वेलोसिटी v at an angle 30 degree to the horizontal and another body of the same mass is thrown with the same speed at an angle 60 degree। अच्छा स्पीड सेम है टू द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज a to b। क्या एकदम आसान क्वेश्चन पूछा है। देखो तो एक बार 30 पर प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे जाएगा, फिर 60 पर प्रोजेक्ट करेंगे तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहीं पर लैंड कर जाएगा। क्या मतलब हुआ सर? याद करो कंप्लीमेंट्री एंगल पर जो रेंज होता है वो सेम होता है। ये थीटा है और ये आप 90 माइनस थीटा कर दो, ठीक ना, 90 माइनस थीटा, यानी कि चाहे आर थीटा हो या आर 90 माइनस थीटा हो, रेंज क्या होना है, सेम रहेगा। मतलब आर 30 हो या 90 माइनस 60 हो तो भी क्या होगा, 30 ही होगा, ठीक ना। तो दोनों ही केस में हमारा रेंज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो कितना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1:1। समझ में आई बात? ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। AIEEE 2004 में पूछा है, फिर AIPMT 2008 में पूछा है, फिर दिल्ली में पूछा, उससे पहले KCET में पूछा। अब ये सब क्वेश्चन लोग कहां से बनाता ही नहीं है। अब देखो ना, अगर इसके क्वेश्चन आप बनाए रहते या बनाए रहोगे तो आगे चांस है कि उसको जेईई मेन में भी पूछा जा सकता है, नीट वगैरह में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है फॉर अ गिवन वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन दी टू केसेस। देन मतलब जो अभी बात की ना वही, तो रेंज दोनों में सेम रहने वाला है, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा रहेगा, लेकिन हाइट अलग अलग रहेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग रहेगा। तब आपसे पूछ दिया T1 एंड T2 क्या होगा, तो बात तो वही है ना। तो देखो तो T का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g, यही होता है ना। तो अगर मैं T1 की बात करूं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2u sin, पहले तो मैं यही वाला लिखता हूं, 2u sin थीटा अपॉन जी। एंड अगर मैं T2 की बात करूं तो 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये आपका हो जाएगा 2u sin 90 माइनस थीटा कितना, cos थीटा अपॉन जी। इतना कुछ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि T1 इंटू T2 कह रहा है, बाद में देख लेंगे क्या आ रहा है, वो R के टर्म में किस फॉर्म में आ रहा है। तो T1 एंड T2 इज व्हाट, तो हम लोग क्या करेंगे, T1 T2 इज इक्वल टू, पहले T1 लिखो 2u sin थीटा अपॉन जी इंटू ये वाला कितना 2u cos थीटा अपॉन जी। देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2u स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी इंटू जी। एक काम करते हैं, मैं जो ये 2 है ना इसको थोड़ा सा अंदर भेज रहा हूं, ये वाला 2 को। क्यों सर, है कारण है, मैं बता रहा हूं। इस 2 को मैं यहां रख दूं और इसको आप गौर से देखो तो ये एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2u स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, बल्कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो साइन 2 थीटा लगा दो, तो ये साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू जी। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन जी मैं अलग कर दे रहा हूं, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मैंने अलग कर दिया। अलग क्यों किया सर, क्योंकि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या लग रहा है, आर, यानी 2 अपॉन जी इंटू आर। ये क्या आ गया, T1 और T2 का वैल्यू आ गया। तो 2 बाई जी क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि T1 एंड T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आप कह सकते हो T1 एंड T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये सब जब आप काम करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा ऑप्शन किस फॉर्म में है। तो सभी ऑप्शन में आर है, यानी कि फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रेंज में आएगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए, तब आप उसके हिसाब से काम करोगे। क्योंकि आप कहीं जाते हो तो हमें पता रहता है ना, डेस्टिनेशन क्लियर रहता है कि हमें फला जगह जाना है। जब जगह नहीं पता रहता तब आदमी गुम हो जाता है। तो
तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। सही है, आगे बढ़ा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और लॉजिकली आप जवाब दे सकते हो। यहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा u से, तो ये वाला कंपोनेंट कितना ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। जब वो यहां पर पहुंचेगा तो ये अभी भी क्या रहेगा u कॉस थीटा के बराबर रहेगा। कहा जा रहा है द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, तो u कुछ इनिशियल रहा होगा, यहां पर जब वो पहुंचा तो क्या हो गया u/2, उसको इक्वेट कर लो, तो u cos थीटा इज इक्वल टू क्या u/2, कटेगा तो आप कह सकते हो सर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी 60 पर अगर हमने प्रोजेक्ट किया होगा तभी ऐसा केस हो सकता है। इसको ध्यान में रखना है, आगे ये यूज होगा और आगे यूज हम लोग कर भी चुके हैं, ध्यान रखना है, पीछे यूज कर चुके हैं, आगे यूज होगा। अगला क्वेश्चन है AIEEE 2004 में पूछा गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विथ ए स्पीड v0 एट एन एंगल थीटा, at an angle of projection theta from the same point and at the same instant a person start running with a constant speed v0/2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? देखो इसको एकदम लॉजिकली जवाब दे सकते हो। कहा जा रहा है कि मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है ना, अब प्रोजेक्टाइल चलना शुरू किया ऐसे ऐसे ऐसे, सर ऐसा क्यों चला रहा है, अरे खाली मैंने एक्स एक्सिस में दिखलाया, क्यों, क्योंकि यहां पर आप खड़े हो और अब आप भी दौड़ोगे, तो जब आप दौड़ोगे तो आप दौड़ रहे हो कितने से v0/2 से, कितने से v0/2 से, और ये जो प्रोजेक्टाइल इस डायरेक्शन में चल रहा है कितने से v0 cos थीटा से। समझ में आई बात, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, v0 cos थीटा से चल रहा है कौन प्रोजेक्टाइल, और मतलब बॉल, और आप दौड़ रहे हो v0/2 से, यानी आपका वेलोसिटी पता है इतना से दौड़ना है। तो अगर इस बंदे को इस बॉल को कैच करना है तो इसको साथ साथ दौड़ना पड़ेगा। नहीं समझे, जैसे कि बचपन में आपने क्रिकेट खेला होगा तो किसी बॉल को ऊपर फेंका और बॉल को आप खुद ही कैच करना चाहते हो तो बॉल के साथ आपको दौड़ना होता है। ज्यादा स्पीड से दौड़ोगे तो आप पहले पहुंच जाओगे, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। तो यानी कि v0/2 शुड बी v0 cos थीटा, यानी कि थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। समझ में आई बात, यानी अगर 60 पर चलेंगे और v0/2 से आप दौड़ रहे होंगे तभी आप इस बॉल को कैच कर पाओगे, इस प्रोजेक्टाइल को कैच कर पाओगे। यस, कब, जब थीटा 60 डिग्री हो, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपको AIEEE 2003 में पूछा गया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x इज इक्वल टू अल्फा t क्यूब and y is equal to बीटा टी क्यूब, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज। तो देखो, तो अगर मैं यहां से vx की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा टी स्क्वायर, एंड अगर मैं vy की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स बीटा टी स्क्वायर। तो इतना हमारा vx कंपोनेंट है और vy कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर मैं v नेट की बात करूं तो v नेट मॉड में ले लेते हैं, तो अंडर रूट हम क्या लिखेंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx की वैल्यू कितनी है 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो तो इसमें कॉमन क्या क्या है 3 और टी स्क्वायर, तो इसको बाहर ही कर लो 3t स्क्वायर, अंदर क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज द आंसर। कौन सा 3t स्क्वायर बाहर है, ये वाला, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें कहा जा रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू के वाई आई, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये वाला जो इक्वेशन है ना इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं के से, के वाई आई प्लस के एक्स जे, ऐसा कुछ है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, द जनरल इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज। अच्छा, इसका इक्वेशन पूछा जा रहा है, तो एक काम करो, इसको अगर हम लोग ऐसा कंपेयर कर दें तो वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। तो vx का जो कंपोनेंट है वो कितना है के वाई है, हम लोग यहां से लिख देते हैं vx इज इक्वल टू के वाई और vy इज इक्वल टू के एक्स, दोनों अलग अलग है। तो vx के लिए मैं इधर काम करता हूं क्योंकि इधर जगह यहां पर काम हो जाएगा। तो vx इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या dx अपॉन dt इज इक्वल टू के वाई,
सही है। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एक्स। अब इन दोनों से अगर मैं चलूं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि dx बाय dy इज इक्वल टू के वाई बाय के एक्स, यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं y बाय एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो x dx इज इक्वल टू y dy, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कट जाएगा एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कुछ हमारा हो जाएगा। ऑप्शन देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, बाकी में तो स्क्वायर ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों चीज आप लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि जेईई मेन 2013 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी, तो वेक्टर u इज इक्वल टू आई प्लस 2j मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको मॉड में लिखें तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। वेयर i इज अलोंग द ग्राउंड एंड j इज अलोंग द वर्टिकल, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस में g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको बताना है। तो पहले तो हमें u पता चल गया, अब हमें एंगल निकालना है। तो अगर हम लोग ऐसा देखें तो i में 1 है और j में 2 है, तो हमारा कुछ एंगल ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको थीटा कह दूं तो हम लोग यहां से टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 2/1, ठीक है, 2/1, तो टेन थीटा निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में अगर आपने काम किया है तो आपको पता होगा कि हमें कॉस थीटा की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं कॉस थीटा यहां से निकाल लूं तो आप कहोगे सर एक ट्रायंगल बना ही लेता तो अच्छा रहेगा। ये 2, ये अगर थीटा है तो ये 1 और ये, तो 2 दूनी 4 1 5 5 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाय एच, यानी 1/√5। इतना कुछ हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। और u कितना, √5, g कितना 10, इतना हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है ये याद होना चाहिए आपको, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करिए तो y इज इक्वल टू एक्स, टेन थीटा का वैल्यू कितना आया था 2, मतलब 2/1 तो 2 ही ना, और g कितना 10 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, u का वैल्यू कितना √5, तो स्क्वायर करेंगे तो 5, cos थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा 1/√5 का स्क्वायर, तो 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर। कौन सा y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये वाला यहाँ है 4y इज इक्वल टू 2x, ध्यान रखना है। हाँ, कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जेईई मेन रिसेंटली 2013 में पूछा था, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से, अभी इधर हाल फिलहाल में पूछा है, आगे मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, यार ये अभी हमने किया था T1 और T2, तो इसका कुछ वैल्यू आया था। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, इधर ही कोई था, ये रहा, यही अभी हमने सॉल्व किया था। कितना आया था ये वाला, T1 T2 इज इक्वल टू 2g/r, मतलब 2r/g। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि कितना आ रहा था 2r/g, ये हमारा आंसर हो रहा था, मतलब वही सारा काम करना है। तो अब जब हम कर चुके हैं तो फिर क्यों करा, आप लेकिन पूरा करोगे, ठीक ना, क्योंकि मैंने उतना सारा काम कर लिया, तो आप उसको बस एक बार लिख लेना। समझ में आई बात, सेम चीज। ये क्वेश्चन नंबर 20 अभी जेईई मेन में रिसेंटली पूछा है 19 में। तो इसमें कहा जा रहा है द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, ठीक ना। इफ इट वेयर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट विथ स्पीड v नॉट, देन अब ये सब बताना है। तो एक काम करो, हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन थे, y इज इक्वल टू आपका x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो तो टेन थीटा तो आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 बाय 1 कर देता है, मतलब जो अभी हमने काम किया था, है ना। तो ऐसा कुछ बनेगा ट्रायंगल, ये 2 ये 1 और ये √5, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b बाय एच, यानी 1/√5। यहाँ साइन भी दे रहा है तो साइन भी निकाल लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
P/H 1/√5। अब देखो कैसे हम क्वेश्चन को अभी बगैर कुछ किए आधा सॉल्व कर लेंगे। थीटा 3 वैल्यूज में है और यहाँ साइन और कॉस में आपको आंसर दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स 1/√5 गलत बात नहीं, कॉस इनवर्स 2/√5 ये भी गलत बात, तो दो ऑप्शन तो गया। कॉस इनवर्स 1/√5 हो सकता है, साइन इनवर्स 2, दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। ये तो तय है कि ये ए और बी नहीं हो सकता, सी और डी में से कोई एक होगा। आधा काम कर लिया। अब आधा काम कैसे करेंगे, वेलोसिटी वाला करो। तो वेलोसिटी वाला अगर हम लोग काम करें तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो 9 इज इक्वल टू आपका 10 मतलब g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या है, cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना 1/√5 का स्क्वायर, तो 1/5। समझ में आई बात। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 9 और ये आपका हो जाएगा 25/u², यानी कि हम लोग लिख सकते हैं u² इज इक्वल टू 25/9, यानी u इज इक्वल टू 5/3, u इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड। देखो कौन सा 5/3 और 3/5, ये नहीं ये, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हो कितना इजी वे में आपने क्वेश्चन को बना लिया। तो आपको बस ऐसे ही काम करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करना शुरू कर दें, एक लॉजिकल काम होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखो क्या क्या दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल से इतना क्वेश्चन था, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बल्कि एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 5 बार। सारा पीडीएफ वगैरह मैंने नीचे लिंक दे दिया है, टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड करिए और सारे क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स लगाइए। इतना क्वेश्चन एटलीस्ट अगर आप कर लेते हो तो बहुत कम टाइम में जबरदस्त बूस्टअप आपको मिलने वाला है, ठीक ना, कॉन्फिडेंस लेवल राइज कर जाएगा। तो इतना करिए, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।